हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 जो हमारा है, इसमें हमने आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आपके 2 नंबर और 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, ये आपके 2 और 3 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रजनन की विशिष्ट विधियां। अब विशिष्ट विधियों का मतलब क्या है? नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि कोई भी प्लांट या एनिमल है, स्पेशली चूंकि हमारा चैप्टर जो है पादपों पर आधारित है, पुष्पीय पादपों पर लैंगिक जनन, तो हमारा चैप्टर चूंकि पुष्पीय पादपों पर आधारित है, तो किसी भी अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की संरचना की, तो किसी भी प्लांट में हम देखते हैं कि जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है, किसी भी प्लांट में जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है वो मुख्य रूप से 3 विधियों के द्वारा होता है। तो एक तो होता है, मान लीजिए उसमें से वर्धी प्रजनन, एक होता है वर्धी प्रजनन जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद कुछ होता है अलैंगिक जनन और कुछ होता है लैंगिक जनन, यानी किसी भी पादप के अंदर स्पेशली जो है वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ये प्रक्रियाएं पाई जाती है। लेकिन इन प्रजनन के अलावा भी कुछ ऐसी विशिष्ट विधियां हैं जिनके माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उन्हीं विधियों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा असंग जनन। असंग जनन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। और असंग जनन के अंतर्गत हम यहाँ पे 3-4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अपयुग्मन या एपोगैमी क्या होती है, अपयुग्मन या एपोगैमी। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है। फिर तीसरा हम देखेंगे अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे अपबीजाणुता क्या होती है, यानी कि एपोस्पोरी क्या होती है। और फिर इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है हमारा अनिषेक फलन क्या होता है, यानी कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। तो एक एक करके यहां पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि असंग जनन है क्या। तो असंग जनन का मतलब होता है ये एक प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें बिना निषेचन के ही आप देखेंगे बीज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि बीज का निर्माण हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि असंग जनन एक ऐसी प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण डेवलप हो जाता है। अब आप एक चीज आपको पता है कि जो भ्रूण होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? किसी भी बीज के अंदर होते हैं। यानी जब बीज का डेवलपमेंट होगा तभी तो भ्रूण बनेगा बीज के अंदर। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप ये कह सकते हैं कि असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का या भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन। अब ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हैं असंग जनन के माध्यम से, जिन प्रक्रियाओं में आप देखेंगे कि जो हमारा भ्रूण है या बीज है इसका डेवलपमेंट होता है। ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हैं असंग जनन के अंतर्गत जिसके माध्यम से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है या भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। उसमें सबसे पहली जो हमारी विधि है वो है अपयुग्मन या एपोगैमी। तो अपयुग्मन या एपोगैमी आपको थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहा है कि इस विधि में जो भ्रूण का विकास होगा यानी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो कहां से होगा? अंडकोश को छोड़ करके युग्मकोद भिद की किसी भी कोशिका से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण जो होते हैं ये बीजाणु भिद के रूप में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी स्पोरोफाइटिक के रूप में ग्रोथ करते हैं। आपने डायग्राम पढ़ा है, आपने मादा युग्मकोद भिद का डायग्राम पढ़ रखा है, ठीक है। किसका डायग्राम आपने पढ़ रखा है? आपने मादा युग्मकोद भिद का डायग्राम पढ़ रखा है। तो मादा युग्मकोद भिद के डायग्राम में हमने क्या देखा था कि टोटल 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। मादा युग्मकोद भिद को हम भ्रूण कोश भी बोलते हैं। तो भ्रूण कोश की संरचना आप लोगों ने पढ़ रखी है। अब क्या कह रहा है कि भ्रूण कोश की संरचना में क्या होता है? अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका। तो भ्रूण कोश की संरचना में हमने देखा था कि नीचे एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका यानी कि एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका यानी कि एग सेल बोलते हैं। तो यह चीज आपको पहले से पता है कि किसी भी भ्रूण कोश की संरचना में क्या होता है? अंड कोशिका होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो ऊपर साइड हमने देखा था कि 3 कोशिकाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं, यानी कि
प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। फिर ये जो बीच वाली कोशिका होती है, इस बीच वाली कोशिका को हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। और ये जो हमारी अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका के चारों तरफ दो और कोशिकाएं होती है। तो अंड कोशिका के चारों तरफ जो दो कोशिकाएं होती है, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, ये हो गया सहायक कोशिकाएं। तो टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं भ्रूण कोश की कोशिका के अंदर। तो अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है, केंद्रीय कोशिका है और प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अपयुग्मन या एपोगैमी की। तो अपयुग्मन या एपोगैमी का मतलब क्या कह रहा है कि अगर भ्रूण का विकास अंड कोशिका को छोड़ करके युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है तो इसे ही हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगैमी। तो अपयुग्मन या एपोगैमी का मतलब हमको यह समझ में आया कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश है, तो इस भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका को अगर हम छोड़ देते हैं तो इस अंड कोशिका के अलावा बाकी अगर किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपयुग्मन या एपोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा है, अंड कोशिका के अलावा किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण का विकास हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगैमी। सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी कि इस विधि में क्या होता है कि अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण का डेवलपमेंट या विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगैमी। यह बात आपको समझ में आ गई कि अपयुग्मन या एपोगैमी है क्या? तो अपयुग्मन या एपोगैमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भ्रूण कोश की जो अंड कोशिका है उसको छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से जो भ्रूण होता है इसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो भ्रूण का डेवलपमेंट अगर अंड कोशिका को छोड़ करके भ्रूण कोश की बाकी किसी कोशिका से हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? अपयुग्मन या एपोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो अपयुग्मन या एपोगैमी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक भ्रूणता की। तो अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक भ्रूणता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, जो आपने बीजांड की संरचना पढ़ रखी है, किसकी संरचना आपने पढ़ी है? बीजांड यानी कि ओव्यूल की संरचना। तो ओव्यूल की संरचना में आपको अध्यावरण दिखाई देते थे, इंटेगुमेंट्स दिखाई देते थे और इसके अलावा बीजांड काय दिखाई देता था। तो अगर किसी बीजांड काय से या अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण डेवलप हो जाता है, ठीक है, कहां से? अगर आप देखेंगे कि भ्रूण जो है सीधे बीजांड काय की कोशिका से या अध्यावरण की कोशिका से डेवलप हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। यानी इस प्रक्रिया में सिंपल सी बात है कि जो बीजांड की संरचना होती है, चूंकि बीजांड से ही क्या बनता है? बीज बनता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरी की पूरी प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाए। तो अब होगा क्या कि भैया यहां पे ऐसी प्रक्रिया है अपस्थानिक भ्रूणता कि जो हमारा बीजांड था उस बीजांड का जो बीजांड काय होता है और जो अध्यावरण की कोशिकाएं होती है, तो अगर अध्यावरण की कोशिकाओं से या बीजांड काय की कोशिकाओं से अगर भ्रूण बन जाता है या भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता आपको समझ में आ गई होगी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यावरण या बीजांड की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि नींबू का जो पौधा है, नींबू का जो प्लांट है, उसमें आप देखेंगे कि यह विधि मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है। यानी अपस्थानिक भ्रूणता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? नींबू का प्लांट। किसका प्लांट? नींबू का प्लांट। तो अपयुग्मन या एपोगेमी क्या होता है और अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अपयुग्मन क्या कह रहा है कि जो हमारे भ्रूण कोशी कोशिकाएं होती है उनमें से केवल अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से अगर भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी। और अगर बीजांड की संरचना में जो अध्यावरण होता है और जो बीजांड काय होता है, इनसे अगर इनकी कोशिकाओं से अगर भ्रूण कोश डेवलप हो जाता है, इनकी कोशिकाओं से अगर भ्रूण डेवलप हो जाता है या एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। तो याद रखिएगा, अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है? बीजांड की जो अध्यावरण की कोशिका या बीजांड काय की कोशिका हो जाती है, इनमें से ही भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेक जनन।
तो अनिषेक जनन क्या कह रहा है कि यह प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें अंड यानी कि जो मादा युग्मक होता है ये बिना निषेचन के ही भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस क्या कह रहा है कि बिना निषेचन के ही, ठीक है, बिना निषेचन के ही किसी भी प्लांट में ओवरऑल आपने क्या देखा है कि जब निषेचन हो जाता है उसके पश्चात ही बीजांड जो है बीज में बदलता है। लेकिन अगर बिना निषेचन के ही जो हमारी ये अंड कोशिका होती है, ठीक है, इस अंड कोशिका को हम मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मादा कोशिका या मादा युग्मक भी हम बोल सकते हैं। तो अगर बिना निषेचन के ही ये जो भ्रूण कोश की अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका से अगर भ्रूण डेवलप हो जाता है या एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन का मतलब हमको यह समझ में आया कि हमारे पास कोई भ्रूण कोश की संरचना है और उसमें जो अंड कोशिका होती है या जो मादा युग्मक होता है उसमें से अगर क्या विकसित हो जाए, उसमें से अगर भ्रूण विकसित हो जाए या उस भ्रूण से एक नया पौधा डेवलप हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि इस विधि के द्वारा प्रजनन होता है। जो सोलेनेसी फैमिली होती है जिसमें धतूरा वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ये दोनों शैवाल होते हैं। तो इनमें भी अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के ही जो अंड कोशिका होती है किसमें बदल जाती है? सीधे भ्रूण में बदल जाती है, यानी कि एक नए पौधे में डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि इस प्रजनन से जो पौधे बनते हैं वो सामान्यतः आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? बंधे होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अनिषेक जनन क्या होता है? यह प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जो अंड कोशिका होती है बिना निषेचन के ही सीधे किसमें बदल जाती है? भ्रूण में बदल जाती है या एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो यही प्रक्रिया होती है अनिषेक जनन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं अपबीजाणुता। छोटा सा क्वेश्चन है, अपबीजाणुता हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्या कह रहा है अपबीजाणुता? कि जब किसी द्विगुणित बीजांडकाय, अगर कोई हमारे पास डिप्लॉयड न्यूसेलस है यानी कि द्विगुणित बीजांडकाय है, अब उस द्विगुणित बीजांडकाय से या उसके अलावा किसी भी अन्य कोशिका से अगर द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, किस प्रकार का भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है? अगर द्विगुणित भ्रूण कोश अगर उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपबीजाणुता बोलते हैं। ठीक है, या एपोस्पोरी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है? कोई द्विगुणित बीजांडकाय है। बीजांड की संरचना में आपने एक इंपॉर्टेंट नाम देखा था, बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय जो है आपने देखा था, जो कि कई सारे ऊतकों से मिलकर के बनी संरचना थी। तो बीजांडकाय जो होता है ये कैसा होता है? स्पेशली ये जो होता है मुख्य रूप से होता है द्विगुणित। तो अगर इस द्विगुणित बीजांडकाय से अगर किसी द्विगुणित भ्रूण कोश का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसा? भ्रूण कोश का फॉर्मेशन हो जाए, किसमें से? अगर द्विगुणित बीजांडकाय से किसी भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए, और भ्रूण कोश भी कैसा होना चाहिए? द्विगुणित होना चाहिए। तो अगर किसी द्विगुणित बीजांडकाय से या किसी भी भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण कोश डेवलप हो जाए, जबकि हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि जो हमारा भ्रूण कोश होता है, ठीक है, भ्रूण कोश की जो सूत्र गुणिता होती है वो अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। लेकिन अगर किसी द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए, किसका निर्माण हो जाए? किसी द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपबीजाणुता बोलेंगे, यानी कि एपोस्पोरी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संतरा यानी कि ऑरेंज सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आम यानी कि मैंगीफेरा इंडिका, ऑरेंज का प्लांट जो है सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इनमें आपको अपबीजाणुता जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण बनने की प्रक्रिया। तो अगर एक ही बीज से, क्या कह रहा है कि अगर एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, हमारे पास बीज कितना रहेगा? बीज केवल और केवल कितना है? एक है। तो हमारे पास एक ही बीज से अगर कई सारे भ्रूण डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, एक बीज से कई भ्रूण अगर डेवलप हो जाते हैं तो एक बीज से कई भ्रूण के डेवलप होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? यही प्रक्रिया कहलाती है भैया बहुभ्रूणता। तो अगर किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि
बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण बनने की प्रक्रिया। तो एक ही बीज से अगर कई सारे भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को या इस प्रजनन की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल आपको सबसे बढ़िया किसमें देखने को मिलेगा, नींबू जाति के जितने भी प्लांट हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा जो कोनीफर्स होते हैं, कोनीफर्स आपको पता है क्या होते हैं, कोनीफर्स का एग्जाम्पल आप कई सारे देख सकते हैं। जैसे आपने अशोक का प्लांट देखा होगा, वो एक प्रकार का कोनीफर्स होता है। कोनीफर्स का मतलब होता है, जैसे आपने क्रिसमस का प्लांट देखा होगा, कोनीफर्स में क्या होता है, जो भी प्लांट होते हैं उनके जो निचली शाखाएं होती है, मतलब प्लांट की जो निचली शाखाएं होती है, नीचे की जो शाखाएं होती है वो चौड़ी होती है, और जैसे जैसे प्लांट हमारा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लांट की शाखाएं सक्रिय होती जाती है। यानी एक शंकुरूपी पादप, शंकु आपने देखा होगा ऊपर साइड सकरा होता है, नीचे साइड चौड़ा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोनीफर्स का मतलब है कि कोन रूपी प्लांट, यानी कि शंकु रूपी पादप। तो जो शंकु रूपी पादप होते हैं उनके अंदर भी ये बहुभ्रूणता की स्थिति जो है पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना, नींबू जाति की या नींबू की जितनी भी स्पीसीज हैं इनके अंदर आपको बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। आप नॉर्मली किसी भी नींबू के फल को निकालेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे भ्रूण जो है डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुभ्रूणता की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो नींबू जाति में हमने आपको कॉमन बताया कि नींबू जाति में बहुभ्रूणता की स्थिति होती है, ये सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, ये अधिकतर देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न कब होती है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे देखना है कि बहुभ्रूणता की स्थिति जो है, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आप लोग धान गेहूं भी देख सकते हैं। ठीक है, धान गेहूं में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये भी किसकी बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल है। अब बात आता है कि जो बहुभ्रूणता होता है ये क्यों पैदा हो जाता है, यानी कि बहुभ्रूणता की जो स्थिति होती है ये कब उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है, पहली कंडीशन क्या है कि जब बीजांड के अंदर एक से अधिक अंड यानी कि भ्रूण कोष बन जाए। तो मान लीजिए हमारे बीजांड की संरचना है, अब एक ही बीजांड की संरचना के अंदर अगर मान लीजिए कई सारे भ्रूण कोष डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो कई सारे भ्रूण कोष जब डेवलप हो जाएंगे तो उनसे कई सारे भ्रूण बन जाएंगे। यानी पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी बीजांड के अंदर एक से अधिक क्या बन जाते हैं, भ्रूण कोष बन जाते हैं, तब बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। या इसके अलावा क्या हो जाए, जो हमारा जाइगोट बना है, भ्रूण कोष के अंदर क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि जब पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो जाइगोट बनाता है। तो वो जाइगोट बनने के बाद अगर विभाजित हो जाता है, अब मान लीजिए जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनता है। तो अगर जाइगोट से मान लीजिए जाइगोट में क्या हो गया, विभाजन हो गया, तो जाइगोट में विभाजन से क्या हो गया, मान लीजिए जाइगोट हमारा दो भागों में बढ़ गया, तो दो भागों से फिर दो भ्रूण बन जाएंगे और इस प्रकार से दो नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा, यानी कि दो भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब हमारे बीजांड की संरचना के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाएं। चूंकि जितने भ्रूण कोष होंगे उतने भ्रूण कोष के अंदर निषेचन होगा और उतने भ्रूण बनेंगे। या कि जाइगोट हमारा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर कोई जाइगोट अगर विभाजित हो जाता है तो जितने जाइगोट विभाजित हो जाएंगे उतने जाइगोट से उतने ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया होती है बहुभ्रूणता की। तो बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न हो जाएगी, जब बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाए या कि जाइगोट क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तब बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कॉमन एग्जाम्पल है नींबू जाति के जितने भी स्पीसीज हैं इनके अंदर, इसके अलावा जो कोनीफर्स होते हैं इनके अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बहुभ्रूणता का। और इसके अलावा आपको एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा, धान गेहूं के प्लांट में, धान मतलब ओराइजा सटाइवा के प्लांट में और गेहूं मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम के प्लांट के अंदर। तो ये है हमारा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में हमने क्या देखा कि जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण डेवलप हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता जो है आपको डेफिनेशन याद रखना है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न कब हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है और कई बार आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आप लोगों की जरूर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब इसके बाद एक हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है और ये क्वेश्चन है हमारा अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, अनिषेक फलन का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के ही अगर किसका निर्माण हो जाए,
फल का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन बोलेंगे। तो अनिषेक फलन में आपको हमेशा याद रखना है कि केवल और केवल जो अनिषेक फलन होता है वो बिना निषेचन के होता है। तो बिना निषेचन के ही अगर मान लीजिए हमारा अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। हमने आपको क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद हमने आपको बताया था कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद 2-3 चेंजेस आते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो हमारा बीजांड होता है वो बदल जाता है किसमें? बीज में बदल जाता है। और जो हमारा अंडाशय होता है, यानी कि जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी किस में बदल जाता है? अंडाशय बदल जाता है किसमें? अंडाशय बदल जाता है फल में। किसमें बदल जाता है? अंडाशय बदल जाएगा भैया फल में। तो अंडाशय बदल जाएगा जब फल में, लेकिन बिना निषेचन के, ये तो निषेचन के बाद होता था, लेकिन अगर बिना निषेचन के ही अगर मान लीजिए अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। मतलब निषेचन के बिना ही फलों का विकास क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही अगर अंडाशय हमारा फल में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। ठीक है, तो हमारा मतलब किसी भी जो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? बिना निषेचन के ही अगर फल का निर्माण हो जाता है तो क्या हो जाता है? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की एक खास बात यह है कि अनिषेक फलन के माध्यम से जो भी फल बनते हैं, तो अनिषेक फलन के माध्यम से जो भी फल बनते हैं, सब कैसे होते हैं? ये सब होते हैं बीज रहित। कैसे होते हैं? बीज रहित। मतलब इनके अंदर आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बीज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अनिषेक फलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? केला। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है अनिषेक फलन का? केला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बनाना। तो केले के प्लांट में हमने देखा है कि एक लंबा सा फ्लावर होता है जो कि उल्टा लटका रहता है। तो जब ये प्लांट में फ्लावर उल्टा लटका रहता है तो इसमें होता क्या है कि परागण की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन परागण के साथ में ही निषेचन हो जाता है। मतलब अलग से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो गया है। लेकिन निषेचन हुआ है, और कब हुआ है? वो परागण के साथ में ही हो गया है, अलग से निषेचन नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको केला याद रखना है, इसके अलावा आप अंगूर भी याद रख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं अनिषेक फलन के। तो अनिषेक फलन के माध्यम से जो भी फल बनते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो बीज आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। यानी अनिषेक फलन के माध्यम से जो भी भैया फल बनेगा वो बीज रहित होता है। जैसे आप लोग केले का फल देख सकते हैं, उसमें आपको बीज दिखाई नहीं देगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि केले का जो फल है वो कैसा है? अनिषेक फलन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके माध्यम से जो फल बने हैं उसमें बीज जो है उपस्थित नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहां पे हमने आपको 5 से 6 छोटे छोटे 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।